तो कल के लेक्चर में हमने चैप्टर 6 को स्टार्ट किया था, उसका मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था। अच्छा, हमने प्रश्नावली 6.1 को भी हमने सोल्व कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 6.2 को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले मैं इसमें 2 प्रमेय हैं आपकी, उनको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, इस प्रश्नावली को सोल्व करते टाइम उन दोनों प्रमेयों का बार बार यूज़ होगा। तो पहले हम काम करते हैं, उन दोनों प्रमेयों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रमेय कह लो या फिर कह लो 2 फॉर्मूले हैं, उन दोनों फॉर्मूलों को एक बार पढ़ लेते हैं और उनका हम बार बार क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये 2 प्रमेय जो हैं इनका प्रूफ भी पूछा जाता है आपसे, एग्ज़ाम में इनका प्रूफ पूछ लिया जाता है। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आपको इसका प्रूफ नहीं कराऊंगा, हम सिर्फ प्रमेय को पढ़ेंगे। प्रमेय को पढ़ करके वो दोनों फॉर्मूले हम एक प्रकार से याद रख लेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। उनका प्रूफ भी मैं कराऊंगा, ठीक है, लेकिन कल। आज सिर्फ हम उनको पढ़ के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हम ये देखेंगे कि भैया उन प्रमेय से क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आज सिर्फ क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, कल मैं इन दोनों प्रमेयों को प्रूफ भी करा दूंगा। ठीक है, तो प्रमेय देखो आप। अच्छा, प्रमेय कह लो या सिंपल भाषा में कह लो कि यार ये फॉर्मूले हैं, तब भी चलेगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 या फिर प्रमेय 6.1, कुछ भी कह लो, आपकी मर्जी है। अच्छा, इस प्रमेय के अलग अलग नाम हैं। कई इसको थेल्स प्रमेय बोलते हैं, कई इसको बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और हिंदी में इसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या आता, डायरेक्टली पूछ ले, आपसे डायरेक्टली कह दे कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रूफ दीजिए, ये भी पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछ सकता है आपसे पूछ सकता है कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए किसी भी एक त्रिभुज को लेकर के, या फिर आपसे ये पूरा दे देगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक और कहेगा कि भैया इसको सिद्ध करके दिखाओ। ठीक है, तो इसका भी हम प्रूफ करेंगे लेकिन कल के लेक्चर में। आज सिर्फ हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ करके इसमें से एक प्रकार से हम फॉर्मूले बना लेंगे 2, ताकि हम उनसे क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ। ठीक है, तो देखो भाई, कॉपी कर लो इसको एक बार मैं। क्या कह रखा है इसके अंदर, कह रखा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मतलब समझो, कोई त्रिभुज है, मान लो ये त्रिभुज है ABC। ठीक है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। अब इस त्रिभुज में मैं कोई भी एक भुजा ले लेता हूँ, मान लो मैंने BC ले ली, AC ले सकते हो, AB ले सकते हो, आपकी मर्जी, कोई भी एक भुजा ले लो। अब इस भुजा के समांतर आपने एक दूसरी रेखा खींच दी। इस भुजा के समांतर आपने क्या किया, एक रेखा खींच दी। मान लो इस भुजा के समांतर मैंने की रेखा खींच दी, ये वाली। ठीक है, इसका नाम ले लिया हमने EF। मैंने क्या किया, इस EF को इस BC के समांतर खींच दिया। अब इससे होगा क्या, ये जो रेखा खींची हमने EF, ये EF रेखा ये 2 भुजाओं को, ये जो बाकी की 2 भुजाएं हैं ना, अन्य 2 भुजाएं हैं, इनको एक ही अनुपात में विभाजित कर देंगी। आप ये समझो, एक त्रिभुज में अगर आप किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं, एक त्रिभुज में अगर आप किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं, तो वो रेखा अन्य 2 भुजाओं को, ये अन्य 2 भुजाएं हैं ना, अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती हैं। यानी AE और BEB, इसका जो रेशो है, इसका जो अनुपात है, वो बराबर होगा AF और FC के अनुपात के। AE और EB का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, AF और FC के अनुपात के।
कब होगा ये? जब रेखाएं समांतर होंगी। अगर रेखाएं समांतर हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर रेखाएं समांतर हैं, अगर रेखाएं समांतर हैं, EF रेखा BC भुजा के अगर समांतर आपको दे रखी है तो इसका मतलब ये है कि उनका अनुपात बराबर होगा। ठीक है, अनुपात बराबर होगा इसका मतलब भी समझ लो। एक बच्चे का डाउट भी आया था कि अनुपात बराबर होगा, इसका क्या मतलब है। देखो, अगर मान लो AE है 5 सेंटीमीटर और EB है 10 सेंटीमीटर, तो AE और EB का जो अनुपात है वो कितना हो गया? 5/10 AE/EB, यानी 1/2। 1/2 इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, अगर ये 2 है तो ये 4 होगा। मतलब अगर ये एक टर्म है तो उसका डबल होगी ये 1/2 अनुपात का, ये मतलब है। ठीक है, यानी इसका जितना अनुपात होगा ना, सेम अनुपात इसका होगा। अगर इसका अनुपात कितना है? 1/2। अब इस जो भुजा का अनुपात है ये भी 1/2 ही होगा। मतलब कैसे? मान लो कि ये 5 ना के ये आता था 6, ये कितना है? 6, तो ये कितना मिलता? 12 मिलता। कितना मिलता? 12, क्योंकि इसका और इसका अनुपात सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर अनुपात बन रहा है 1/2 का, अनुपात 1/2 का बना यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 1/2 का ही बनेगा। ये कहने का मतलब है अगर एक रेखा किसी भुजा के समांतर है तो बाकी जो 2 भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। मतलब जो इसका अनुपात होगा, इसका अनुपात कितना है? 1/2, तो इसका अनुपात भी 1/2 ही मिलेगा। समझ में आया? एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे देखिए, मैंने कह दिया कि यार एक त्रिभुज है मेरे पास, लेट्स से ये त्रिभुज है, ठीक है, ABC। इस BC के समांतर मैंने एक भुजा खींच दी, मान लो EF। मैंने कह दिया कि ये जो EF भुजा है ये समांतर है इस AC के समांतर मैंने एक भुजा रेखा खींच दी EF। मैंने कह दिया कि EF जो है वो AC के समांतर है। ये आपको मैंने दे दिया, ये मैंने आपको क्वेश्चन में दे दिया कि भैया ये दोनों समांतर हैं। ठीक है, मैंने कह दिया कि यार ये तो है 2 सेंटीमीटर और ये है अपना 4 सेंटीमीटर, यानी ये जितना है ये उसका डबल है एक प्रकार से देखा जाए तो, है ना। और मैं कह देता हूँ कि यार ये है मेरे पास लेट से 7 सेंटीमीटर और मैं आपसे पूछता हूँ कि यार ये कितना होगा, तो आप कैसे बताएंगे? समझ में आई? एक त्रिभुज है, ठीक है, उस त्रिभुज में इस भुजा के समांतर मैंने एक रेखा खींच दी, मैंने आपको इनकी डायमेंशन दे दी, ये भी डायमेंशन दे दी। मैं आपसे ये डायमेंशन पूछ लूँ तो आप किस तरीके से बताएंगे? आप इस प्रमेय का यूज करेंगे। प्रमेय क्या कहती है? ये कहती है कि अगर किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है तो वो रेखा अन्य 2 भुजाओं को, एक ये भुजा और एक ये भुजा, अन्य 2 भुजाओं को बराबर बराबर अनुपात में विभाजित करती है। बराबर अनुपात का मतलब कि जो अनुपात इसका होगा, यानी AE और EB का जो अनुपात होगा, AE और EB का कितना अनुपात है? AE है हमारे पास 2 सेंटीमीटर और EB कितना है? 4 सेंटीमीटर, यानी इनका अनुपात है हमारे पास 1/2। ये 1/2 अनुपात इसका भी होना चाहिए, 1/2 इसका होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए। अगर ये 2 है तो ये 4 हुई, डबल हो गई ना, तो इसमें भी सेम चीज़ होगी। ये 7 है तो ये कितनी होगी? ये आपकी 14 मिलेगी। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? ये चीज़ें हैं। इसका मतलब अगर AE/EB का अनुपात 1/2 है तो FC/BF इसका अनुपात भी क्या होना चाहिए? 1/2 होना चाहिए। 1/2 होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये 14 सेंटीमीटर ही मिलेगी, तभी तो जाके के 1/2 होगा। रूल समझ में आ गया? तो सिंपल भाषा में अगर आपको मतलब समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि अगर रेखा समांतर है तो अनुपात बराबर होगा। अगर रेखा समांतर है तो अनुपात बराबर होगा। इसका मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं फिर आपको दूसरी प्रमेय बताऊँगा, वो इसका उल्टा ही है। इस प्रमेय का वो ठीक उलट है और उसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी अब क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, अच्छा, इस प्रमेय का प्रूफ कराऊंगा मैं, लेकिन कल, आज नहीं। आज आप इसका थोड़ा फीलिंग ले लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम तरीके से पूछा है, बिल्कुल सेम।
कॉपी करते हैं एक बार इसको। देखो क्या कह रखा है, आकृति 6.17 1 और 2 में दो फिगर दे रखी हैं, इनमें DE समांतर BC है। आपको समांतर दे दिया, DE BC के समांतर दे दी, इस आकृति में भी और इस आकृति में भी। ठीक है। अच्छा, पहले में तो आपने EC ज्ञात करना है, पहले में तो ये EC जो है इसको ज्ञात करना है। ठीक है जी। और दूसरी फिगर में AD को ज्ञात करना है, इस AD को ज्ञात करना है, इसको कर देते हैं। कैसे करेंगे? देखो, रेखाएं समांतर दे रखी है, DE रेखा इस BC भुजा के समांतर दे रखी है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब रेखा समांतर दे रखी हो, इसका मतलब अनुपात क्या होगा? सेम होगा। यानी AD बाय BD का जो अनुपात है वही अनुपात AE और EC का होगा। बात समझ में आ रही है? लिखना कैसे वो समझ लो बस। आप सबसे पहले लिखिएगा कि DE समांतर दिया है BC के, ये आपको भैया दिया है। ठीक है। अब DE अगर BC के समांतर दे रखा है तो हमने अभी प्रमेय में पढ़ा, क्या पढ़ा कि अगर रेखा समांतर है तो अनुपात बराबर होगा। इसका मतलब AD बाय DB, AD और DB का जो रेशो है वही सेम रेशो AE और EC का होगा, AE और EC का होगा। ये कहाँ पढ़ा हमने? ये पढ़ा हमने प्रमेय 6.1 में। अब आपको रीज़न देना पड़ेगा। अब आप इसको चाहें तो प्रमेय 6.1 लिख दें, चाहे तो इसको लिख दें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या तो ये लिख दें, या फिर आप लिख दें इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसका हिंदी में नाम है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को अगर आप हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो इसको हिंदी में बोला जाता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। प्रमेय के ऊपर ही लिखा था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चलो एक मिनट, कहाँ गया? ये रहा, ये लिखा हुआ आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इस प्रमेय को बोला जाता है, इस प्रमेय के 2-3 नाम हैं। एक तो है थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय बोल देते हैं क्योंकि थेल्स जो थे वो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही इस प्रमेय का एक प्रकार से इजाद किया, उन्होंने ही बताया था इस प्रमेय को। थेल्स प्रमेय भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बोल सकते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, लेकिन जो हम लिखेंगे वो होगा ये BPT ना, जो हम इसका रीजन देंगे वो है BPT। अब BPT क्यों कहा मैंने इसको? क्योंकि देखो इसका नाम क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आप इसको पूरा ना लिख करके शॉर्ट फॉर्म में BPT लिख सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी लिख सकते हो। थेल्स प्रमेय, प्रमेय 6.1, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या फिर BPT, आपकी मर्जी है। लेकिन हम यहाँ पर बार बार BPT का यूज़ करेंगे। तो जब भी मैं BPT का यूज़ करूँ, जब भी मैं लिखूँ कि यार ये BPT की वजह से लिखा है मैंने, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि हम प्रमेय 6.1 की बात कर रहे हैं। जैसे देखो, अभी मुझे इसमें रीज़न देना है। अब मुझे इसमें रीज़न मैं कुछ भी दे सकता हूँ अपनी मर्जी से। मैं कह सकता हूँ कि ये थेल्स प्रमेय है, ये प्रमेय 6.1 है, ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये BPT है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्टली BPT से। आप BPT से लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई? तो हमने इसका रीज़न दे दिया कि भाई जब रेखाएं समांतर हैं तो अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। रीज़न क्या है? BPT। हमने अभी पढ़ा BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको अभी पढ़ा, उसकी वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ। रीज़न जरूर देना है, ठीक है। देखो फिर आगे, AD कितना अपना? AD है जी 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, DB कितना है? DB है 3 सेंटीमीटर, बराबर होगा। AE कितना है? AE है 1 सेंटीमीटर। EC कितना है? EC तो हमें पता नहीं, EC का तो पता करना है, तो इसको सोल्व कर लो बस। कैसे करोगे? अच्छा, ये काम करता हूँ, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मिटा देता हूँ एक बार, वैसे भी कटने तो हैं ही, पहले हम लिखें क्यों, मिटा दिया मैंने डायरेक्टली। अब इसको काटते हैं। चलो, 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूनी 3, 1 बटा 2 पे कट गया, ठीक है। तो अब कर लो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके इससे, इसके इससे,
AC एकम AC बराबर 2 एकम 2, इसके साथ लगा देता हूँ मैं सेंटीमीटर, तो AC कितना आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर आ गया। सिंपल, आसान सा था, समझ में आ गई। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया, इन्होंने रेखा समांतर दे दी है ना, आपसे ये पूछ लिया कि ये पोर्शन कितने सेंटीमीटर का है, तो आपको याद आया कि यार रेखाएं समांतर देखें तो इसका मतलब रेशो तो बराबर होगा। अब यहाँ पर रेशो कितना है 1.5/3, 1/2 का रेशो है, तो यहाँ पर भी तो 1/2 का रेशो होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 मिलेगा। बस उसको हमने ऐसे सोल्व करके दिखा दिया। लॉजिक समझ में आ गया, ये पर मैं कहाँ यूज़ होगी पता चल गया। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं। देखो ये पार्ट आप पहले खुद ट्राई कर सकते हैं, सेकेंड पार्ट आसान है ये। ठीक है, हमें क्या दिया रखा है, DE समांतर दिया है BC के, लिख देते हैं DE समांतर BC, ये हमको दिया है। ठीक है जी, तो अगर रेखाएं समांतर दे रखी हों तो इसका मतलब अनुपात क्या होंगे, बराबर होगा, रेशो क्या होगा, बराबर होगा। यानी AD और DB का जो रेशो है, AD और DB का जो रेशो है वो बराबर किसके होगा, AE और EC के रेशो के। रीज़न देना पड़ेगा, रीज़न दे देते हैं हम BPT से। भाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमने ये पढ़ा था कि जब रेखाएं समांतर होंगी तो रेशो क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने रीज़न दे दिया बस। AD कितना है, AD तो पता नहीं। अच्छा जी, DB है हमारा 7.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, बाद में कट जाता, फिर आप बाद में कर सकते थे उसको, है ना, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा। बराबर AE कितना है 1.8 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर आप लिखेंगे नहीं, बाद में लिख देंगे डायरेक्टली। EC कितना है 5.4। इसको सोल्व कर लियो बस। कैसे सोल्व करोगे, देखो 1.8 एकम 1.8 के अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो आपको 5.4 मिलेगा। 18 एकम 18, 18 या 54, ऐसे कर लो चाहे। अब 60.2 भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा में, तो AD बराबर किसके आ गया 1/3 गुणा में 7.2, काट लो, 3 दूनी 6, एक हाथ से इस पे गया, 3 चौके 12, तो AD कितना आ गया आपका 2.4 सेंटीमीटर। सिंपल। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। कर लेंगे, आसान थे क्वेश्चन, को मुश्किल नहीं थे। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी इसी थ्योरम पर बेस है, नहीं सेकंड क्वेश्चन इससे अगली थ्योरम पे बेस है। अभी मैं आपको सेकंड क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ पहले तो। देखो, और अगली जो थ्योरम है ना, थ्योरम 6.2, वो भी बिल्कुल सेम है, इसका उलट है बस। तो एक मिनट में पढ़ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्या EF समांतर है क्या UR के। अब तक क्या होता था, आपको रेखा समांतर देते थे, है ना, और आपसे लेंथ पूछी जाती थी। अब आपको लेंथ दे रखी है, ये देखो लेंथ दे रखी है आपको, आपसे पूछ लिया कि यार क्या रेखा समांतर है ना, तो कैसे करेंगे, थ्योरम देखते हैं। अब हम देख लेते हैं अगली थ्योरम। अगली थ्योरम क्या कह रही थी, देखो प्रमेय 6.2, ठीक इसका रिवर्स है। इसको बोला भी ऐसे जाता है कि ये BPT का विलोम है, विलोम बोलते हैं इसको। क्या बोल रखा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है ना। ठीक उसका उल्ट दे दिया। अब की बार क्या बोला कि भाई कोई त्रिभुज है, लेट से ABC, और अब की बार आपको क्या दे दिया कि कोई एक रेखा है, कोई भी एक रेखा है, लेट से EF, और ये रेखा इन 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। आपको ये नहीं दिया कि ये इसके समांतर है, ये नहीं दिया। अब की बार ये दे दिया कि यार ये जो रेखा है AB और AC ये एक ही अनुपात में विभाजित हो रही हैं। मतलब आपको दे दिया कि AE/EB का जो रेशो है, AE/EB का जो रेशो है वो बराबर है AF/FC के। अब की बार आपको रेशो बराबर दे दिया, रेशो क्या दे दिया, बराबर दे दिया।
ठीक है। और अगर हमारा रेशो बराबर हो ना, ये प्रमेय क्या कह रही है कि अगर आपका रेशो बराबर हो, अगर आपका ये रेशो बराबर हो तो इसका मतलब ये है कि वह तीसरी भुजा के भी समांतर होती है, मतलब EF समांतर होगा BC के। समझ में आ रही मेरी बात? पहले क्या होता था कि अगर EF BC के समांतर है तो रेशो बराबर होगा, है ना। अब इसका उलट भी बिल्कुल सही होगा कि भाई अगर रेशो बराबर है, रेशो बराबर है तो इसका मतलब ये EF भुजा BC के समांतर मिलेगी। EF भुजा किसके समांतर मिलेगी? BC के समांतर मिलेगी। कब मिलेगी EF BC के समांतर? जब आपको रेशो बराबर दे रखा। तो हमारे दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले कह लो भाई, दो प्रमेय ना का इसको तो फॉर्मूले कह लो। दो फॉर्मूले क्या हैं? पहला फॉर्मूला ये है कि अगर भुजाएं समांतर हैं, एक रेखा किसी भुजा के समांतर है, अगर रेखा समांतर है तो रेशो बराबर होगा। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर रेशो बराबर है, रेशो बराबर है तो रेखा समांतर होगी, है ना। ठीक, एक बात का उलट है, अगर रेखा समांतर है तो रेशो बराबर होगा, अगर रेशो बराबर है तो रेखा समांतर होगी। ये चीज़ है। ठीक, अब मैं इसका क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या बोल रखा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। मतलब क्या है भाई इसका, समझ लो। ये कोई एक त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज है PQR, मान लो ये त्रिभुज अपनी PQR, इसकी भुजाओं PQ और PR पर दो बिंदु स्थित हैं E और F। ये प्रश्न में बोला गया। ठीक है, मैं इनको जोड़ देता हूँ। हमें ये पता करना है कि क्या EF QR के समांतर होगा कि नहीं होगा। हमें क्या दे रखी है? डायमेंशन दे रखी है। ठीक है, जैसे आप देखो पहला पार्ट इसका क्या कह रहा है, कॉपी कर लेते हैं इसको एक बार। ये दे रखा है आपका, क्या रखा है कि अगर PE बराबर हो 3.9 सेंटीमीटर के, ये PE है, ये बराबर हो अगर 3.9 सेंटीमीटर के, EQ बराबर हो 3 सेंटीमीटर के, EQ बराबर हो 3 सेंटीमीटर के, और PF बराबर हो 3.6 सेंटीमीटर के, PF बराबर हो 3.6 सेंटीमीटर के, और FI बराबर हो 2.4 सेंटीमीटर के, तो हमें ये पता करना है कि क्या EF समांतर होगा QR के, है ना। दे नहीं रखा है, हमें पता करना है कि क्या EF QR के समांतर होगा कि नहीं होगा। इन दोनों रेखाओं को समांतर कैसे पता करोगे कि ये समांतर है या नहीं है? तो आप एक काम करोगे, आप इनका रेशो निकाल के देखोगे। अगर इसका रेशो इस रेशो के बराबर आ जाता है तो अभी हमने प्रमेय में पढ़ा कि अगर रेशो बराबर होगा तो ऑब्वियस सी बात है रेखा समांतर होगी। प्रमेय 6.1 में क्या उठा था कि रेखाएं समांतर होंगी तो रेशो बराबर होगा। अब इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है कि अगर रेशो बराबर होगा, इस भुजा का रेशो और इस भुजा का रेशो बराबर होगा तो रेखाएं भी क्या होंगी? समांतर होंगी, है ना। तो बस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं PE और EQ का रेशो निकाल लेता हूँ। PE बटा EQ रेशो निकालते हैं, चलो। ठीक है, PE कितना है? 3.9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को एक बार भूल रहा हूँ मैं, इकट्ठा लिख देंगे बाद में। बटे में क्या है? 3, पॉइंट हटेगा तो ये हो जाएगा 39/10, है ना। तो किस पे जाएगा ये? 39/10 क्यों? 39/30 हो जाएगा ना, क्योंकि बटे में 3 था ही, पॉइंट हटेगा तो बटे में 10 आएगा, 3 दाएँ 30 हो गया, 3 पे कट जाएगा। 3 दाएँ 30, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये आ गया 13/10। यानी इस भुजा का जो रेशो है वो कितना है? 13/10। अब आप इस भुजा का रेशो देखते हैं, PF बटा में FR। तो PF कितना है? 3.6 सेंटीमीटर बटे में FR है 2.4 सेंटीमीटर। अच्छा, पॉइंट से पॉइंट काट लो चाहे आप, है ना, या फिर आप 36/10 24/10 लिख के कर लो। पॉइंट से पॉइंट काट देता हूँ, ये हो जाएगा 36/24। ठीक है, तो 6 चौका 24, 6 को 36, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यार इसका रेशो तो 3/2 आया, रेशो बराबर नहीं आए। इस भुजा का जो रेशो है वो इस भुजा के रेशो के बराबर नहीं आया।
अगर रेशो बराबर नहीं आया तो ऑब्वियस सी बात है ये रेखा इस भुजा के समांतर नहीं होगी। हमने अभी पढ़ा था रेशो बराबर आ जाता, अगर ये 13/10 से ये भी 13/10 आ जाता तो आप कह सकते थे कि भैया ये इसके समांतर मिलेगी, लेकिन अभी रेशो बराबर आया नहीं है तो आप क्या कहोगे कि भैया बीपीटी के विलोम से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ईएफ क्यूआर के समांतर नहीं है, क्यूआर के समांतर नहीं है। समांतर क्यों नहीं है बताओगे? अभी बताया मैंने आपको क्यों समांतर नहीं है, क्योंकि रेशो बराबर नहीं आया। इसका रेशो अलग है, इसका रेशो अलग है। रेशो बराबर आता तो हम कह देते कि भैया बीपीटी के विलोम से हम कह सकते हैं कि ये समांतर है। इस प्रमेय को हम बीपीटी का विलोम बोल देते हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम बोल दो, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम बोल दो, जैसा भी आपकी मर्जी हो। मैं यहाँ पर बीपीटी के विलोम का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जो अभी हमने प्रमेय पढ़ी ना उसको हम बोलते हैं बीपीटी का विलोम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का विलोम, ठीक है। तो बस ऐसे करना था आपने। सेकंड पार्ट में आपको इसका करके दिखा देता हूँ, देखो आप सेकंड पार्ट। त्रिभुज बना लेते हैं भाई, पी क्यू आर, पी क्यू आर, इस पर एक पॉइंट है ई, इस पर एक पॉइंट है एफ, है ना। डायमेंशन दे रखे हैं आपको, पी ई बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, पी ई की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ई क्यू की लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर और एफ आर की लेंथ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पता करना है कि क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं है। कैसे करेंगे वो समझ लो। रेशियो पता करोगे, इसका रेशियो अगर इसके रेशियो के बराबर आ गया तब तो है, नहीं तो नहीं है ना। तो आप लिख दो कि भैया पी ई बटा ई क्यू का रेशियो पता करते हैं। चलो पी ई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, 4 लिख देते हैं डायरेक्टली, ये है 4.5, तो ये हो जाएगा 4/45/10, पॉइंट हटा दिया ना। अब ये 10 ऊपर चल जाएगा तो 4 दाएँ 40/45, समझ में आ गई। 5 टा 40, 5 ने 45, तो रेशो कितना आ गया 8/9 आ गया। अब इसका रेशो देखते हैं, ऑब्वियस बात है इसका भी रेशो 8/9 है, लिख देते हैं बस। पी एफ और एफ आर का रेशो देख रहा हूँ तो ये भी कितना है 8/9 है ही। तो आप देखिए ये रेशो और ये रेशो हमारा क्या आ गया बराबर आ गया। आप कहेंगे यहाँ जो पी ई का रेशो, पी ई और ई क्यू का जो रेशो है वो बराबर आया है पी एफ और एफ आर के रेशो के। पिछली बार नहीं आया था तो आप ऐसे लिख सकते थे कि भैया ये बराबर नहीं आया। पिछली बार की बात कर रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं था ये पोर्शन, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये लिख दिया कोई बात नहीं। पी ई बटा ई क्यू किसके बराबर आया पी एफ बटे एफ आर के। तो बी पी टी के विलोम से, बी पी टी के विलोम से मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि भैया ई एफ जो है वो समांतर मिलेगी क्यू आर के। पिछली बार क्यों नहीं मिली थी क्योंकि रेशो बराबर नहीं था, अब की बार क्यों मिल रही है क्योंकि रेशो सेम आया है, बराबर आया है। तो इसका मतलब जो ई एफ है वो समांतर होगी क्यू आर के। बात समझ में आ गई, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो इसका, एक बार मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक बार त्रिभुज बना लेता हूँ वापस से। पी क्यू आर, इस पर एक पॉइंट है ई, इस पर एक पॉइंट है एफ। अब क्या दे रखा है, कह रखा है पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर है पी क्यू। अच्छा अब क्या और पूरा लेंथ दे दी, पहले तो ये देता था ये देता था, अब क्या पूरा दे दिया। चलो कोई बात नहीं, पी क्यू दे दिया पूरा का पूरा, कितना 1.28
सेंटीमीटर। ठीक है जी। पी आर कितना दिया है? 2.56 सेंटीमीटर। पी आर पूरा का पूरा दे दिया 2.56 सेंटीमीटर। पी ई दे दिया 0.18 सेंटीमीटर। पी ई मतलब ये कितना दे दिया? 0.18 सेंटीमीटर। अच्छा, पी एफ दे दिया 0.36 सेंटीमीटर, ये दे दिया भाई। तो अब हम कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं ना, ई क्या चाहिए मुझे? क्या चाहिए? ई क्या चाहिए, है ना? तो इस पूरी लेंथ में से 1.28 सेंटीमीटर की लेंथ है ना, इसमें से मैं घटा देता हूँ, मुझे ई क्या मिल जाएगा, सिंपल है ना। तो 1.28 सेंटीमीटर में से 0.18 सेंटीमीटर आप घटा दो, 0.18 घटा दो, 0 में से गया 1, ये बच गया 1.10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई आपके? ऐसे इसमें कर लेते हैं। चलो, इस पूरे में से 2.56 सेंटीमीटर में से ये वाला भाग घटा दो, 2.56 में से 0.36 घटा दो, 6 के 0, 5 3 गया 2, ये आ गया 2.20। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको? ठीक, अब आप रेशो चेक कर लो कि क्या इसका रेशो और इसका रेशो बराबर है तो ये रेखा समांतर होगी, ये जो ई एफ रेखा है ये इसके समांतर हो जाएगी। अगर रेशो बराबर नहीं है तो कह देना कि ये भैया ई एफ और क्या हुआ, समांतर नहीं होगी, सिंपल। ठीक है, तो पहले तो आप खुद ट्राई कर लें, आपको क्वेश्चन आते हैं अब तो ये खुद ट्राई करें, पहले नहीं निकलता तो फिर आप देख लीजिएगा, बस निकल जाएगा, कोई दिक्कत तो आई नहीं इसमें। देखो आप, सबसे पहले मैं पी ई और ई क्यू का रेशो चेक कर रहा हूँ, पी ई और ई क्यू का। तो पी ई कितना है? 0.18, ई क्यू 1.10। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 18/100, पॉइंट हट गया तो पॉइंट का तो 1 लग गया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 00 लगा दिया। इसको करोगे तो 110/100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाना है, ये हो गया 18/110। ठीक है, तो काटते हैं इसको, 2 में 18, ये कट गया 55 पे, और मेरे ख्याल से कटेगा नहीं। इसका रेशो कितना आ गया? 9:55, 9/55। अब इसकी बात कर लेते हैं, पी एफ बटे में एफ आर। तो पी एफ है अपने पास 0.36, एफ आर कितना है? एफ आर है 2.20। ये करोगे तो आपका आएगा 36/100, इसको करोगे तो 220/100, 100 से 100 तो कट जाना है, यहाँ पे होगा 36/220। अच्छा जी, काटें इसको, तो 18 पे कट गया, 110 कट गया, ठीक है, आ जाएगा 9 पे 55 पे, ये भी कितना आया? 9/55, है ना। अब देखिए इसका जो रेशो आया और इसका जो रेशो आया, दोनों रेशो सेम है, तो आप लिखेंगे तो पी ई बाय ई क्यू, पी ई और ई क्यू का जो रेशो है वो बराबर आया है पी एफ और एफ आर के रेशो के। और मैंने अभी क्या बताया कि रेशो अगर बराबर आ जाता है इसका मतलब रेखा समांतर होगी। तो बी पी टी के विलोम से हम क्या कह सकते हैं कि सर ई एफ जो है वो पैरेलल होगी क्यू आर के, सिंपल, आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। बस 2 रूल्स हैं आपके, प्रमेय कह लो, रूल्स कह लो, बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं। 2 रूल्स हैं। पहला रूल ये कि अगर रेखा समांतर है तो रेशो बराबर होगा, अगर रेशो बराबर है तो रेखा समांतर होगी, बस सिंपल सा ये रूल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये,
ओके, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको थोड़ी देर बाद में कराता हूँ, पहले 4th करा देता हूँ आपको, ठीक है। इसकी आकृति भी है, कॉपी करनी पड़ेगी। ये अच्छा, ये आकृति एग्जाम में देगा, ठीक है, कि चैप्टर में तो आकृति देगा अगला, जिस आकृति की बात करेगा। तो देखो क्या क्या रखा है, क्या रखा है कि आकृति 6.19 में ये आकृति है, इसमें DE समांतर है AC के, DE ये भुजा समांतर दे रखी है AC के, ठीक है जी, DE समांतर दे दी AC के, चलो। और DF समांतर दी है AE के, DF, ये DF समांतर दे रखी है AE के, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि BF बटा FE बराबर होगा BE बटा EC के। अब देखो, आपको समांतर दिया गया है और आपसे रेशो में सिद्ध करने के लिए बोला गया है। अभी हमने में क्या पढ़ी थी कि जब रेखा समांतर हो तो रेशो बराबर होता है, पढ़ी थी ना, तो हम उसका यूज़ करेंगे, समझ रहे हो। कैसे लिखना है वो समझ लो एक बार बस। आप सबसे पहले लिखिएगा हल दिया है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा सिंपल है। वैसे एक बार मैं आपको फॉर्मेलिटी के लिए लिख के दिखा देता हूँ कि कैसे लिखना है। हमें क्या दे रखा है, हमें DE समांतर AC दे रखा है, DE समांतर AC दिया है, और क्या दिया है, DF समांतर AE दिया है, ये आपको मिला हुआ है, ठीक है। फिर आप लिखिएगा सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें इनका रेशो बराबर सिद्ध करना है। BF और FE का जो रेशो है वो बराबर सिद्ध करना है BE और EC के रेशो के। लो जी, करते हैं सिद्ध। देखो, हमें ये मिला हुआ ना DE समांतर AC, DE हमें AC के समांतर मिला हुआ है। अभी हमने क्या देखा था कि जब रेखा समांतर दी गई हो, इसका मतलब रेशो बराबर होगा AD और DB का जो रेशो है वो बराबर होगा EC और BE के रेशो के। ध्यान देना, आप ऊपर से चले हैं ना, AD और DB लिया तो आप यहाँ से चलोगे EC बाय EB, ठीक है, या तो आप BD बाय DA कह लो, BE बाय DA कहोगे तो आपको BE बाय EC मिलेगा, ठीक है। आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहें। मैं AD बाय DB कह लेता हूँ, चलो। हम क्या कहेंगे कि सर AD बाय DB बराबर होगा किसके, CE बाय EB के। सुन में आ गई, AD बाय DB ये रेशो किसके बराबर होगा, EC बाय EB के, ठीक है। अच्छा, अब इसका रीज़न तो लिखना पड़ेगा, क्या रीज़न लिखोगे, BPT से, सिंपल, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आपको ये लिखने से पहले बताना पड़ेगा कि हमें क्या मिला हुआ था। बेशक आपने ऊपर लिख दिया, लेकिन वापस लिखना पड़ेगा कि सर DE समांतर AC हमें दिया है, और इसकी वजह से मैं क्या लिख रहा हूँ, ये दोनों हमें समांतर दे रखे हैं तो इनका जो रेशो है वो बराबर होगा। यहाँ पर आप रीजन लिखिएगा BPT से। बस समझ में आ गया आपके, ठीक है। अब इसको लेके चलते हैं सेकंड को। और क्या दिया हमें, DF समांतर AE दिया है, DF समांतर AE हमें दिया हुआ है, ठीक है। DF कहाँ है भाई अपना, DF है जी हमारा ये, और AE है हमारा ये। अब इसको देखो, ये दोनों आपको समांतर दे रखा है, इसका मतलब आप इस त्रिभुज को लोगे। अब समझ में आ गई, आपको पहले ये और ये समांतर दिया था तो अपनी पूरी त्रिभुज लेनी पड़ी, क्योंकि लास्ट में ये था। अब आपको ये और ये समांतर दिया है, ये और ये समांतर दिया है, इसका मतलब आप त्रिभुज कौन सी लोगे, ये वाली लेकर चलोगे, सिंपल है ना। ये और ये समांतर दिया, एक भुजा और रेखा के समांतर आपको मिला हुआ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो फिर क्या हो गया, AD और DB का जो रेशो है वो बराबर होगा FE और BF के रेशो के। इसको लिख देते हैं, AD और DB का जो रेशो है वो किसके बराबर होगा, EF
और एफ बी के रेशो के। रीज़न क्या लिखोगे, बीपीटी से, है ना। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखते हैं। मुझे प्रूफ करना है कि बी एफ बाई एफ ई बराबर होगा बी ई बाई ई सी के। कर सकते हैं, बहुत आसान है। कैसे, ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों सेम चीज़ है, लेफ्ट साइड बराबर है, ऑब्वियस सी बात क्या है, राइट साइड भी बराबर होंगे एक दूसरे के। ये दोनों बराबर है ना, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। इनको रख देते हैं फिर अपन, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकता हूँ कि सी ई बाई ई बी, सी ई और ई बी का जो रेशो है वो किसके बराबर होगा, ई एफ और एफ बी के रेशो के। समझ में आ गई, ये दोनों सेम है ना, तो ये दोनों भी तो क्या होंगे, बराबर होंगे। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है बी एफ बाई एफ ई। हमें क्या मिला हुआ है, एफ बी बाई ई एफ। अच्छा ठीक है, ये ऊपर मिला हुआ, ये नीचे मिला हुआ, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। बी ई बाई ई सी चाहिए। अच्छा, बी ई नीचे मिला है, ई सी ऊपर मिला, कोई बात नहीं, इसका रेसिप्रोकल कर दो, और कुछ और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपका आंसर आ चुका है वैसे, बस इसका रेसिप्रोकल करना बाकी रह गया, है ना। इसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और इसका रीज़न लिखने की जरूरत नहीं होती कि उल्टा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है भाई मुझे ये प्रूफ करना है तो इसको करना पड़ेगा। इसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा ई बी बाई सी ई बराबर किसके हो जाएगा, एफ बी बाई ई एफ के। और यही हमें प्रूफ करना था, देख लो, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ देखिए, यही हमें प्रूफ करना था, बी एफ बाई एफ ई। यहाँ पर क्या लिखा है, बी एफ बाई एफ ई। बी एफ बाई एफ बी कह लो या एफ बी बाई ई एफ कह लो, बात एक ही है ना। बी एफ बाई एफ ई किसके बराबर प्रूफ करना था, बी ई बाई ई सी के। कर दिया, बी ई बाई ई सी के, है ना। यही हमें प्रूफ करना था और यही हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। कैसे किया, एक बार लॉजिक वापस समझ लो, बहुत सिंपल लॉजिक था, ध्यान से समझो इसको। थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ मैं। हमें डी ई समांतर दे रखा था ए सी के। अगर रेखाएं समांतर हैं तो इसका मतलब रेशो बराबर होगा, ए डी बाई डी बी का जो रेशो है वो बराबर होगा ई सी बाई बी ई के। फिर ऐसे हमें ये दोनों भुजाएं समांतर दे रखी थी, इसका मतलब ये रेशो जो है वो इस रेशो के बराबर होगा। इक्वेशन फर्स्ट और टू से हम लेके चले, ये दोनों तो सेम थे ही, इन दोनों को बराबर रख दिया, हमारी इक्वेशन बन गई, बस सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब हमारा तो ये आया था, हमें चाहिए था ये, तो मैंने दोनों तरफ उल्टा कर दिया। दोनों तरफ अगर मैं उल्टा करूँगा तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे देखिए 1/2 1/2 के बराबर है, तो अगर मैं दोनों तरफ उल्टा कर दूँ, 2/2 2/2 के बराबर हो गया। दोनों तरफ उल्टा कर दिया, 2/1 2/1 के बराबर तो रहेगा ना। समझ में आ गई, ये दोनों बराबर हैं, तो आप अगर दोनों तरफ उल्टा करते हैं तो तब भी वे बराबर रहते हैं। मैथमेटिक्स में आप ऐसा कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। रीज़न नहीं लिखना होता है, इसका रीज़न लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, भाई रेसिप्रोकल करा है, लेकिन कोई लिखवाता नहीं है, ना ही हम लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हम कर लेंगे, ठीक है। आगे देखो फिर आप, क्वेश्चन नंबर 4 किया ना, 5 देख लो, बिल्कुल अब सेम क्वेश्चन है। पहले आप खुद ट्राई करना, खुद सोचना, ठीक है। निकल जाए तो अच्छी बात है, ना निकले तो कोई बात नहीं। 5वां क्वेश्चन 6.20 आकृति बोल के, ये वाली, ठीक है जी। पढ़ लो पहले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखो, आकृति 6.20 में DE समांतर ओ क्यू है। DE अब साथ साथ कर लेंगे। DE आपको समांतर मिला है ओ क्यू के। अब देखिए, ये अगर इसके समांतर है तो इसका मतलब इसका और इसका जो रेशो है वो बराबर होगा PD और DO के रेशो के। बस समझ में आई, ये दोनों आपको समांतर मिला है तो इसका मतलब क्या है, PE और EQ का जो रेशो है
वो किसके बराबर आएगा, पी डी और डी ओ के। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे देखो, डी एफ समांतर मिला है ओ आर के, डी एफ ये आपको समांतर मिला है ओ आर के। अब अगर ये दोनों समांतर हैं, इसका मतलब पी डी और डी ओ का जो रेशो है वो किसके बराबर होगा, पी एफ और एफ आर के। पी डी और डी ओ का जो रेशो है वो किसके बराबर होगा, पी एफ और एफ आर के। ये होगी क्वेश्चन नंबर 2, है ना। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ई एफ को क्यू आर के समांतर सिद्ध करना था। ई एफ ये रही, इस ई एफ को हमें समांतर सिद्ध करना था क्यू आर के। तो इन दो भुजाओं को समांतर कैसे सिद्ध कर सकते थे, तो अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और 2 से कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ से सोल्यूशन मिलेगा। पी ई और ई क्यू पी डी और डी ओ के बराबर है, पी डी और डी ओ किसके बराबर, पी एफ बटा एफ आर के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, दोनों सेम चीज़ है ना, तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे। तो पी ई और ई क्यू किसके बराबर हो गया, पी एफ और एफ आर के, है ना। अब इसमें देखते हैं आकृति में, पी ई और ई क्यू का जो रेशो है वो बराबर हो गया पी एफ और एफ आर के रेशो के, ठीक है। और अभी हमने क्या देखा था प्रमेय 6.2 में कि अगर रेशो बराबर होगा तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर। तो मुझे यही प्रूफ करना था, ए एफ और क्यू आर का समांतर सिद्ध करना था। तो यहाँ से हमारा आ गया, क्योंकि रेशो तो आपने बराबर सिद्ध कर दिया, रेशो बराबर हो गया तो इसका मतलब रेखाएं क्या होंगी, समांतर हो जाएंगे। नहीं समझे, वापस समझ लो एक बार। ये इसके समांतर दे रखा था, ई डी और डी ई और ओ क्यू आपको समांतर दे रखे थे। इसका मतलब ये रेशो और ये रेशो और ये रेशो और ये रेशो, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर हमें डी एफ और क्यू आर ये समांतर दिए थे, इसका मतलब इसका और इसका रेशो इस और इसके रेशो के बराबर होगा, है ना। फिर हमने इक्वेशन फर्स्ट और 2 से कंपेयर किया, तो फिर ये इसके बराबर, सॉरी इसका और इसका जो रेशो है इसके और इसके रेशो के बराबर हो गया, है ना। अब जब रेशो बराबर होगा तो ऑब्वियस सी बात है भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगे। वही हमें प्रूफ करना था, वैसे हमने प्रूफ कर दिया। इसको मैं अब आराम से करता हूँ, ये थोड़ा आपको हिंट देने के लिए था। अब आप आराम से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको मिटा रहा हूँ एक बार, ठीक है। अभी मैं आपको इसको आराम आराम से करवा देता हूँ, अब समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा दिया है। प्रॉपरली आपको ऐसा लिखना ही पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से ऐसा मत समझिएगा कि भैया हम तो फटाफट कर देंगे, नंबर भी फटाफट देगा फिर वो। हमें क्या दे रखा है, डी ई समांतर दिया है ओ क्यू के, और डी एफ समांतर दिया है ओ आर के। ये हमको दिया हुआ है। अच्छा, सिद्ध क्या करना है, ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। दर्शाना है कह लो या सिद्ध करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम कह देते हैं सिद्ध करना है। क्या हमें ई एफ को समांतर दिखाना है क्यू आर के। कैसे दिखाएंगे वो समझो। सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है ना, इसको लेके चल रहे हैं। डी ई समांतर दिया है ओ क्यू के, डी ई मतलब ये समांतर दिया है ओ क्यू के इसके। अभी मैंने क्या बताया कि जब आपको रेखाएं समांतर दी हों तो रेशो बराबर होता है, यानी पी ई और ई क्यू का जो रेशो है वो किसके बराबर होगा, पी डी और डी ओ के। लिख देते हैं, पी ई और ई क्यू का जो रेशो है वो किसके बराबर होगा, पी डी और डी ओ के। रीज़न क्या लिखोगे, बी पी टी से। समझ में आ गई इतनी बात। आगे देखो भाई, और क्या दे रखा है, डी एफ समांतर दिया है ओ आर के। इसको लिख देते हैं, डी एफ समांतर दिया है ओ आर के। ये आपको दिया है, इसको रीज़न देना पड़ेगा, और ये भी हमको दिया है, इसका भी हमने रीज़न दे दिया। तो डी एफ आपको समांतर दिया है ओ आर के। अब जब रेखाएं समांतर हों तो रेशो बराबर होगा, यानी पी डी और डी ओ का जो रेशो है वो किसके बराबर होगा, पी एफ और एफ आर के। पी डी और डी ओ का जो रेशो है वो किसके बराबर होगा, पी एफ और एफ आर के। रीज़न क्या लिखोगे, बी पी टी से। बताया तो अभी आपको मैंने। अब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो।
इन दोनों से हमें क्या पता चल रहा है, ध्यान से देखना, पी ई बटा ई क्यू पी डी बटा डी ओ के बराबर है, और यहाँ पे पी डी बटा डी ओ पी एफ बाई एफ आर के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों ही तो बराबर होने चाहिए, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों ही तो बराबर होंगे। तो लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकता हूँ मैं कह सकता हूँ कि सर जी पी ई और ई क्यू इसका जो रेशो है ये बराबर होगा पी एफ और एफ आर के ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी तो बराबर होंगे। तो लिख दिया बस इन दोनों को बराबर। अब यहाँ पर हम आकृति में देखते हैं भाई हमें क्या मिल गया, पी ई बटा ई क्यू पी एफ बाई एफ आर के बराबर मिला है ना, पी ई बटा ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू किसके बराबर मिला है, पी एफ बाई एफ आर के। अब हमने क्या सीखा था पर मैं 6.2 में कि भाई जब रेशो बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। इसका मतलब जो ई एफ रेखा है वो किसके समांतर होगी, क्यू आर के समांतर होगी। सिंपल लिख देते हैं बस, बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि भैया रेशो तो अपना बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि रेशो बराबर आ गया ना, तो रेखाएं भी समांतर होंगी, यानी ई एफ समांतर होगी क्यू आर के, ई एफ क्या होगी, समांतर होगी क्यू आर के। सिंपल, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें दर्शाना था। लॉजिक समझ में आया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन देखते जाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। सिंपल एक ही क्वेश्चन की 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको ये क्वेश्चन, आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएंगे, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, कर लेंगे, आसान सा था ये तो, कोई मुश्किल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल डिट्टो सेम, क्वेश्चन नंबर 6। इसकी यह करती है, पहले आप खुद ट्राई करना, बहुत बिल्कुल सेम है, बिल्कुल नाम मात्र का भी अंतर नहीं है। साथ साथ देखते जाना और साथ साथ इस आकृति में निशान लगाते जाना, बस है ना। देखो आकृति 6.21 में ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर दिया है पी क्यू के। पहले मैं आपको रफली करा देता हूँ, ये दोनों आपको समांतर दिए हैं, इसका मतलब जो रेशो है वो बराबर होना चाहिए किस किस का, पी ए, थोड़ा रेड कलर से करूँ क्या इसको मैं, 2 मिनट रुको। ये जो रेशो है पी ए और ए ओ का जो रेशो है वो बराबर होना चाहिए किसके, क्यू बी और बी ओ के। ध्यान रखिएगा, आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, तो यहाँ भी ऊपर से नीचे जाएंगे, है ना। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते थे, ओ ए बाई ए पी, इसको ओ बी बाई ओ क्यू लिखना पड़ता, बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं आती। बाद में फिर आपको रेसिप्रोकल कर लेना होता है, जैसे उस क्वेश्चन में किया था हमने। ठीक है, तो लिख देते हैं। चलो पी ए बाई ए ओ बराबर हो जाएगा इस हिसाब से तो क्यू बी बाई बी ओ के, है ना। साथ साथ देखते जाते हैं, साथ साथ आप लिखते जाएंगे। और क्या दे रखा है, ए सी समांतर पी आर के, ए सी, ये ए सी समांतर दे रखा है पी आर के। ठीक है जी, दे रखा तो अच्छी बात है। इसका मतलब पी ए और ए ओ का जो रेशो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा सी आर और सी ओ के रेशो के। समझ में आई? इस त्रिभुज को लेकर चलो, अब इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को, पिछली बार तो ये त्रिभुज लेकर चले थे, अब क्या ये त्रिभुज लेकर चलते हैं, तो ये इसके समांतर दे रखी है। तो इसका मतलब पी ए और ए ओ का जो रेशो है, पी ए और ए ओ का जो रेशो है वो किसके बराबर हो गया, आर सी और सी ओ के, आर सी और सी ओ के, है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड से देखो क्या मिला, पी ए बाई ए ओ इसके बराबर है और पी ए बाई ए ओ इसके बराबर है। इसका मतलब ये दोनों ही तो बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू बी और बी ओ का जो रेशो है वो बराबर होगा आर सी और सी ओ के रेशो के, है ना। अब आकृति में देखते हैं क्या मिल गया हमें, क्यू बी और बी ओ का जो रेशो है
किसके बराबर होगा, RC और CO के रेशो के। अब जब रेशो बराबर होते हैं इसका मतलब क्या हो गया, ये रेशो और ये रेशो बराबर, इसका मतलब क्या हो गया कि ये BC भुजा जो है ये किसके समांतर होगी, QR के समांतर होगी, ऑब्वियस सी बात है। और यही हमें प्रूफ करना था, आसान था ना। ठीक है, आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ लिखना कैसे। आप पहले खुद लिख सकते हैं, अभी तक जैसे जिस तरीके से मैंने लिखवाया वैसे ही लिखना है ना, और पहले खुद ट्राई कर लीजिए इसको। अभी हिंट तो दे दिया मैंने आपको। देखो सबसे पहले आप लिखिएगा दिया है, क्या दिया हमें AB समांतर PQ मिला है और AC समांतर PR मिला है। फिर हम लिख देते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें BC को QR के समांतर सिद्ध करना है। ठीक है, लो जी सिद्ध करते हैं। इसको लेके चलते हैं पहले वाले को, AB समांतर PQ, ये हमको दिया है। और हमें बात सीखी थी कि जब रेखाएं समांतर होंगी तो रेशो बराबर होगा। तो आकृति में देखो AB समांतर मिला है PQ के, इसका मतलब जो रेशो है PA और AO का जो रेशो है, PA और AO का जो रेशो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा QB और BO के रेशो के, QB और BO के रेशो के। रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे BPT से। बात समझ में आ गई। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं जो हमें दोबारा दे रखा है, हमें दे रखा है AC समांतर PR। AC कहाँ गया, AC समांतर PR आपको दिया हुआ है, कहाँ जाएगा, AC समांतर PR आपको दे रखा है, ये आपको दिया है। ये अगर मुझे समांतर दिया है, AC और PR समांतर दिया है, इसका मतलब क्या हो गया कि सर जी रेशो बराबर होगा। PA बाई AO का जो रेशो है वो बराबर होगा किसके, RC बाय CO के। रीजन वापस वही BPT से। ये होगी इक्वेशन नंबर आपकी 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं समीकरण 1 व 2 से। एक व 2 से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखो PA बाई AO किसके बराबर है, इसके, और PA बाई AO किसके बराबर है, इसके। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों ही तो बराबर होंगे। पिछली बार भी तो ऐसा ही था, मैंने बस वो इस तरफ लिखा हुआ था लेकिन चीज़ तो सेम ही थी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि सर QB बाय BO का जो रेशो है वो बराबर हो गया जी RC बाय CO के। आकृति में देखते हैं क्या मिला अभी आपको, QB बाय BO RC बाय CO है ना, QB बाय BO RC बाय CO के बराबर मिला। इसका मतलब BC और QR क्या होंगे, समांतर होंगी। कैसे लिखोगे, BPT के विलोम से। हम क्या कह सकते हैं कि जो RC है वो समांतर होगी, RC नहीं सॉरी BC समांतर होगी QR के। जो BC है वो समांतर होगी किसके, QR के, है ना। लिख दो सिंपल, इति सिद्धम। ठीक है, और ये हमें अगर दर्शाने को दे रखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दर्शाइए या सिद्ध करिए, इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि समझे यार ये तो अलग अलग लिखना पड़ेगा, यहाँ अलग, इतना भी कोई नहीं देखता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी मुश्किल नहीं थी इसमें। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां भी देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। और ये क्वेश्चन आपका क्लास 9th में भी आया था, लेकिन उसमें आपने इसको दूसरे तरीके से प्रूफ किया था। अभी हम दूसरे तरीके से करेंगे, पढ़ लो एक बार इसको आप।
लंबा लेक्चर होगा ये, पढ़ो चलो। क्या क्या रखा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। क्वेश्चन समझना, एक त्रिभुज है भाई ABC, इस त्रिभुज में क्या कर रखा है, कोई भी एक भुजा है उसके मध्य बिंदु से, किसी भी एक भुजा का मध्य बिंदु दिया है, मान लो ये मध्य बिंदु दे रखा है आपको, ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है, मध्य बिंदु दे रखे हैं। किसी भी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के मध्य बिंदु से मैं इस दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींच देता हूँ। ये रेखा मुझे इसके समांतर मिल रही है, ये मध्य बिंदु मिला हुआ है और आपको ये जो रेखा खींची गई है ये इसके समांतर मिली हुई है। आपको सिद्ध करना है कि ये जो हमने समांतर रेखा खींची है ये तीसरी भुजा को, तीसरी भुजा तो ये बच गई ना, पहली भुजा इसको मान लिया, दूसरी इसको मान लिया, तो तीसरी ये मिल गई, है ना। तो जो तीसरी भुजा है उसको समद्विभाजित करती है, ये आपने सिद्ध करना है। समझिए वापस, हमें क्या सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक मध्य बिंदु है, उस मध्य बिंदु से मैं दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींचता हूँ, एक मध्य बिंदु से मैं एक समांतर रेखा खींचता हूँ। हमें प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट है, लेट्स से F पॉइंट, ये F पॉइंट इस तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता क्या मतलब कि मुझे प्रूफ करना है कि AF और FC ये बराबर होगा। समझ में आ गई? ये तो आपको मध्य बिंदु दे रखा है, ये आपको समांतर दे रखा है, आपको प्रूफ करना है कि ये भी मध्य बिंदु होगा। बात क्लियर है? आपको क्या प्रूफ करना है कि ये भी मध्य बिंदु होगा। और ये क्लास 9th में भी आया था, मुझे फिलहाल याद नहीं, मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 9 होगा, अब के बाद छुड़वा रखा है वो चैप्टर, और उस चैप्टर में ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो मुझे पक्का याद नहीं है, पता नहीं कौन सा चैप्टर था, 7वां चैप्टर था, कौन सा था, आया हुआ ये क्वेश्चन जरूर आया हुआ, ये मुझे पक्का पता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो समझो। मुझे क्या करना है, मुझे F को मध्य बिंदु दिखाना है, यानी मुझे AF और FC का जो रेशो है उसको, AF और FC का रेशो जो है वो इसके बराबर दिखाना है, नहीं AF और FC को बराबर दिखाना है, सॉरी माय मिस्टेक, वापस समझ लो, सब कुछ मिक्स हो गया। मुझे क्या करना है, ई मध्य बिंदु दे रखा है और ये समांतर रेखा खींच के है, हमें F को मध्य बिंदु दर्शाना है, F को हमें मध्य बिंदु दर्शाना है ना? कैसे दर्शाएंगे वो समझो। अच्छा जी, F को मध्य बिंदु दर्शाना है ना, तो किस तरीके से दर्शा सकते हैं? हाँ ठीक है, अब तरीका समझिएगा, लॉजिक समझिएगा, मैं जैसे लिखूंगा ना, क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे किया। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ दिया है, देखते जाइएगा, फिर लास्ट में आपको पता चल जाएगा किस तरीके से किया मैंने। क्या क्या दे रखा है, हमें ई मध्य बिंदु मिला है, ई एक मध्य बिंदु है, ये हमको मिला हुआ है, और EF समांतर मिला है BC के, ये हमको दिया हुआ है। फिर हम लिखते हैं सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि F भी मध्य बिंदु होगा, या फिर कह लो आपको कि भैया AF और FC की लेंथ को बराबर सिद्ध करना है, AF और FC की लेंथ को क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। कैसे भी लिख लो, आपकी मर्जी है, सिद्ध करते हैं। अब लॉजिक समझना, हमें ये रेखा इस रेखा के समांतर मिली है। अभी हमने क्या देखा था कि रेखाएं जब समांतर होंगी तो रेशो बराबर होगा। इसका मतलब कि अगर आपको EF समांतर दे रखा है BC के, ये आपको दिया हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि सर जी रेशो बराबर होगा AE और EB का जो रेशो है, AE और EB का जो रेशो है वो किसके बराबर होगा, AE और EB का जो रेशो है वो बराबर होगा AF और FC के रेशो के। लिख सकता हूँ AF और FC के रेशो के बराबर होगा। रीजन क्या लिखोगे, BPT से, ठीक है। अच्छा जी, ठीक ठीक। अब यहाँ पर एक और बात दे रखी थी, क्या दे रखी थी कि सर E एक मध्य बिंदु है, इसका यूज़ करेंगे, चूँकि E एक मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब E हमारा मध्य बिंदु है, इसका मतलब AE
और ई बी की जो लेंथ है वो बराबर होगी। ऑब्वियस सी बात है, ए ई और ई बी की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। क्यों होगी भैया, क्योंकि सर ई जो है वो आपको मध्य बिंदु दे रखा है। मध्य बिंदु का मतलब ए ई की जो लेंथ है वो ई बी की लेंथ के बराबर होगी। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा, क्या लॉजिक यूज़ करूँगा वो समझो। अभी जो ए ई की वैल्यू है, ए ई और ई बी बराबर है ना, अब ये जो ए ई की वैल्यू है इसको मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, ये इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ, है ना। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, या फिर आप लिख सकते हो कि समीकरण 2 की वैल्यू 1 में रखने पर, आपकी मर्जी है। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से देखना मैं क्या करूँगा। अब ए ई को मैं ई बी लिख सकता हूँ, इसके अंदर पुट करूँगा। समीकरण 1 क्या थे हमारे पास, ए ई बाई ई बी बराबर थी ए एफ बाई एफ सी के ना, ए एफ बाई एफ सी के बराबर थी। अब यहाँ पे लॉजिक देखो, अब ये हमें बराबर मिला हुआ था, दोबारा पे हमने क्या किया कि यार ई को एक मध्य बिंदु था तो मैंने लिख दिया ए ई बराबर ई बी। अब ये ए ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई बी लिख सकता हूँ। ए ई बराबर ई बी मिला है, इसका मतलब क्या है कि मैं ए ई को क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ए ई की जगह, ये ए ई है ना, इसको मिटा करके क्या लिख दूंगा, ई बी लिख दूंगा। नहीं समझे, वापस समझ लो, कोई बात नहीं। आपको ये दोनों समांतर दी थी, आपने कह दिया कि सर समांतर है तो रेशियो बराबर होंगे। फिर आपको दे दिया कि यार ई एक मध्य बिंदु भी है, तो आपने कह दिया सर ई एक मध्य बिंदु है, इसका मतलब इसकी लेंथ बराबर होगी, है ना। अब हम क्या करते हैं, ए ई को ई बी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब मैंने क्या किया, इसमें ए ई को क्या लिख दिया, ई बी लिख दिया। आप चाहते तो ई बी को भी चेंज कर सकते थे ए ई में, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये कट गया कितने पे, 1 पे। अब यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ वो समझो, एफ सी भाग में है, यहाँ से क्या हो जाएगी गुणा, तो एफ सी की अगर आप 1 से गुणा करें तो क्या आ जाएगा, एफ सी बराबर क्या, ए एफ। अरे यही हमें प्रूफ करना था भाई, समझे, हमें क्या प्रूफ करना था कि इनकी लेंथ बराबर हो जाए, ये हमें प्रूफ करना था। ए एफ को एफ सी के बराबर प्रूफ करना था, और यही मैंने प्रूफ किया, ए एफ को एफ सी के बराबर। एफ सी बराबर ए एफ लिख दो, ए एफ बराबर एफ सी लिख दो, बातें की। इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ध्यान से देखना, थोड़ा थोड़ा दिखेगा आपको। देखो क्या लॉजिक यूज़ किया वो समझो। मुझे ई एफ समांतर मिला था बी सी के, इसका मतलब रेशो बराबर होगा ए ई और ई बी का जो रेशो है वो बराबर होगा ए एफ और एफ सी के रेशो के। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर कह दिया कि यार ई तो मध्य बिंदु है, ई अगर मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ए ई और ई बी की लेंथ बराबर होगी, ए ई और ई बी की लेंथ बराबर होगी। अब मैंने ये जो समीकरण 2 की वैल्यू है इसको समीकरण फर्स्ट में रख दिया जी। फिर कट के तो ये 1 हो गया क्योंकि दोनों बराबर ही चीज़ है, दोनों की लेंथ बराबर है, तो कट के तो 1 आ गया ना। अब एफ सी भाग में था, यहाँ जाए गुणा में, आपका ये आ गया, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इत्ते सिद्धम, समझ में आया। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान था, लेकिन मैंने पहली बार में कर दिया, हो सकता है कि आप ना कर पाएँ। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस का फ़र्क है। मैंने इस क्वेश्चन को कम से कम 20-25 बार करा होगा, है ना। जब आप कर लेंगे 3 से 4 बार, 20-25 बार करने की जरूरत नहीं है, 20-25 बार कर लोगे तो फिर तो आप ही टीचर बन जाओगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लेवल पर आपको बता रहा हूँ कि आप इसको क्वेश्चन को 3 से 4 बार ज़रूर सोल्व करें। हर एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, हर एक क्वेश्चन की, ठीक है, ताकि आपको वो तरीका पता चल जाए कि हम कैसा लॉजिक यूज़ करेंगे। अब आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है, तो यार अभी आप सीख रहे हो इस चीज़ों को, है ना। एक बार आप सीख लो, आप जब जब बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको इस टाइप का कोई और क्वेश्चन मिलेगा, फिर आप ये ट्रिक अप्लाई करोगे। समझ में आ गई ना। अब जैसे छोटा बच्चा है वो बोले कि यार मुझे कैसे पता चलेगा कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, तो फिर तो समस्या होगी, वो तो सीख ही नहीं पाएगा ना। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए। आप ये मत समझिए यार मुझे कैसे पता चलेगा कि ऐसे ऐसे करना है, ये तो यार नई चीज़ है आपके लिए, तो आपको सीखनी ही पड़ेगी। एक बार आप सीख लो, आपको इस टाइप के और क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप उसमें ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो फिर, ठीक है। नोट कर लो, इसको जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ये भी बिल्कुल ऐसा सेम ही क्वेश्चन है, बस इसका रिवर्स है, ये इसका विलोम है। पढ़ो पहले इसको एक बार अपने आप, एक बार आता हूँ मैं, एक बार इसको पढ़ लो।
पढ़ लिया। देखो क्या लिखा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब समझ लो, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ABC। इस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया गया। ध्यान से सुनना, इस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, लेट्स से एक भुजा का ये मध्य बिंदु है, एक भुजा का ये मध्य बिंदु है। अब की बार मध्य बिंदु आपको दे रखा है, आप चाहते तो इस पे मान सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इस पे मान लिया। एक ये मध्य बिंदु दिया है और ये आपको मध्य बिंदु दिया है। पिछली बार क्या हुआ था, आपको मध्य बिंदु नहीं दे रखा था, आपको पैरेलल दिया था, समांतर दी थी रेखा, आपको मध्य बिंदु सिद्ध करना था। अब की बार क्या दे रखा है, आपको मध्य बिंदु दे रखा है और आपको पैरेलल सिद्ध करना होगा। देखो क्या लिखा है ना, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मुझे प्रूफ करना है कि ये जो रेखा है ये समांतर होगी BC के, ऐसा प्रूफ करना है, दिया नहीं हुआ, ऐसा क्या करना है, प्रूफ करना है। दिया क्या है, E और F मध्य बिंदु है, ऐसा में दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है कि EF पैरेलल होगा BC के। कैसे करेंगे वो समझो, लॉजिक देखना क्या लगाएंगे। अच्छा, EF को BC के पैरेलल सिद्ध करना है। अब पैरेलल कैसे सिद्ध कर सकते हैं, दो रेखाओं को समांतर कैसे सिद्ध कर सकते हो। अभी 10वीं के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 9वीं के हिसाब से नहीं, 10वीं के हिसाब से। अभी हमने क्या सीखा कि मुझे अगर इसको इसके पैरेलल सिद्ध करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, AE और EB का रेशो जो आएगा, अगर वो AF और FC के रेशो के बराबर हो जाए तो आप EF को पैरेलल सिद्ध कर सकते हो BC के, है ना। तो मेरा मेन जो एम है अब वो ये है कि कैसे ना कैसे करके AE और EB का जो रेशो है वो बराबर दिखाऊं मैं AF और FC के रेशो के। कैसे करेंगे वो समझो, ठीक है। हल प्रॉपरली मैं लिख देता हूँ एक बार, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख दिया है, मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे E और F मध्य बिंदु दिए हुए हैं। मध्य बिंदु हैं ऐसा मुझे दिया हुआ है, हम लिख देते हैं सिद्ध करना है। मुझे क्या सिद्ध करना है, मुझे EF को पैरेलल सिद्ध करना है BC के, EF को पैरेलल सिद्ध करना है BC के। लो जी सिद्ध करते हैं। कैसे करेंगे वो समझो। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसका रेशो निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसको इसके पैरेलल सिद्ध करना है तो इसका रेशो और इसका रेशो बराबर आना चाहिए, ये बात है ना। तो AE और EB का रेशो निकालते हैं, चलो, है ना। तो AE और EB का हम रेशो निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे यार AE और EB का रेशो। हमें देखो E मध्य बिंदु दे रखा है, इसका मतलब जो AE की लेंथ है और जो EB की लेंथ है वो सेम होगी। AE और EB की लेंथ क्या होगी, सेम, यानी जो इनका रेशो आएगा, अगर लेट्स से 5 है तो ये 5 है, इनका रेशो क्या आएगा फिर 1/1 ही तो आएगा, 1/1 नहीं आएगा, सेम ही तो लेंथ की हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। इसको लिखना कैसे है वो समझो, आप डायरेक्टली ऐसे मत लिखना, आप कहना कि भाई साहब चूँकि E मध्य बिंदु है, E क्या आपका मध्य बिंदु है, अगर E मध्य बिंदु है इसका मतलब AE और EB का जो लेंथ है वो बराबर होगी। AE और EB की लेंथ क्या होगी, बराबर, क्योंकि E मध्य बिंदु आपका, है ना। अब अपन इसका रेशो निकालते हैं, यानी AE और EB का जो रेशो है वो क्या आएगा, 1 आएगा। और वैसे अगर आपको समझना हो कि 1 क्यों आया तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि AE और EB बराबर था, हमने दोनों तरफ EB से भाग दे दिया, ऐसे समझ लो चाहे, हमने दोनों तरफ EB से भाग दे दिया, तो यहाँ तो हो गया AE/EB और यहाँ पे क्या हो गया 1। दोनों तरफ आप सेम नंबर से भाग दे सकते हो, सेम रेखा से सेम नंबर से ऐसे करके भाग दे सकते हो। तो इस प्रकार से ये क्या आ गया आपका 1 आ गया। लॉजिक समझ में आया। AE और EB बराबर है, इसका मतलब जो AE और EB का रेशो है, AE और EB का जो रेशो है ये दोनों बराबर हैं, तो आप इनको ऐसा भी लिख सकते हो, लेंथ में बराबर है ना तो कट के तो 1 ही आएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, ऐसे समझ लो चाहे, ठीक है।
ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसका रेशो निकालेंगे AF और FC का, और इसका रेशो भी देख लीजिएगा एक ही आएगा क्योंकि यहाँ पर F मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब इसका रेशो भी क्या आएगा, एक। इसका रेशो भी एक आ गया और इसका रेशो भी एक आ गया, रेशो बराबर आ जाते हैं तो फिर रेखाएं समांतर हो जाती हैं। इस तरीके से करेंगे। लिखना कैसे वो समझो। आप कहेंगे चूंकि ये जो F है ये मध्य बिंदु है, F मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि AF और FC का जो रेशो है, पहले लिख देते हैं, AF और FC ये बराबर होंगे, यानी AF और FC का जो रेशो है वो क्या आएगा, एक आएगा। कैसे भी समझ लो कि FC को मैं नीचे ले आया, एक बच गया, ऐसे समझ लो बेशक, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में एक होता है ना, FC × 1 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं बटे में लेके आऊँगा इसको तो यहाँ पे एक बच जाएगा। कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में हमने क्या देखा कि रेशो 1 आया, इक्वेशन 2 में हमने क्या देखा, रेशो 1 आया। अब हमने क्या देखा था कि अगर रेशो बराबर आए तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो अब क्या देना कि BPT के विलोम से हम क्या कह सकते हैं कि जी इनका रेशो बराबर आया है, AE/EB और AF/FC क्या आए हैं, बराबर आए हैं। तो इसको लिख देते हैं, पहले इसको नीचे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ AE/EB का जो रेशो है वो बराबर आया है AF/FC के रेशो के। तो BPT के विलोम से मैं क्या कह सकता हूँ कि सर EF समांतर होगा BC के। सिंपल, EF समांतर होगा BC के। समझ में आ गई? और यही हमें प्रूफ करना था, उसका ही रिवर्स था, उसका विलोम था पिछले वाले क्वेश्चन का। कैसे किया वो समझ लो वापस एक बार। हमें अब की बार E और F पॉइंट मध्य बिंदु दिए थे, और अगर E और F मध्य बिंदु है इसका मतलब AE और EB की लेंथ बराबर होगी, तो इसका जो रेशो है वो कितना होगा, 1:1 है ना। और F यहाँ पर मध्य बिंदु है, इसका मतलब इसका रेशो कितना होगा, 1:1। अब रेशो बराबर है, रेशो बराबर है तो रेखाएं समांतर होगी। बस हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, थोड़ा सा अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, और कुछ नहीं, है ना, ऐसा करना था। ठीक है, अच्छा जी, एक काम करता हूँ मैं, ये दोनों क्वेश्चन तो आपको बाद में करा दूँगा, 9th और 10 अगर टाइम मिला तो। और ये जो क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर अपना 3, इसको करा देता हूँ। आज का लेक्चर अपना ख़त्म हो जाएगा ना, फिर देखो फिर आप। क्या क्या रखा है कि आकृति 6.18 में, अच्छा जी आकृति भी है इसकी, ये आकृति है, कॉपी कर लेते हैं एक बार। आकृति 6.18 में LM समांतर CB है, LM समांतर दिया है BC के। ठीक है, अगर LM समांतर है BC के, इसका मतलब AM और MB का जो रेशो है, AM और MB का जो रेशो है वो बराबर होगा किसके, AL और LC के, AL और LC के बराबर होगा, है ना। रफली करा रहा हूँ पहले एक बार। और LN समांतर दिया है CD के, LN समांतर दिया है CD के, ये दोनों आपको समांतर दे रखी हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि AL और LC का जो रेशो है, AL और LC का जो रेशो है वो किसके बराबर होगा, AN और ND के रेशो के। समझ में आ गई? तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, AM/MB बराबर मिलेगा, B बराबर मिलेगा हमें AN/ND के। ठीक है, ये हमें बराबर मिलेगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है वो समझो। आपको प्रूफ करना है कि AM/AB बराबर होगा AN/AD के। आपका क्या आया, AM/MB आया, AM/MB आया किसके बराबर, AN/ND के। लेकिन आपको प्रूफ करना है कि AM/AB पूरा प्रूफ करना है AN/AD के। समझ आई? इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में कराया था। ठीक है,
अब करेंगे कैसे वो समझो। सबसे पहले तो इतना जो स्टेप है इसको मैं लिख लेता हूँ, ये जो मैंने अभी आपको समझाया है इसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ प्रॉपरली। हल जो दिया है और जो सिद्ध करना है आप अपने आप लिख लीजिएगा, इतना तो आपको पता चल गया होगा, पूरा लेक्चर आपने देख लिया तो कि कैसे लिखना है। मैं डायरेक्टली आपको सिद्ध करा रहा हूँ। मैं सबसे पहले लिख दूंगा कि सर एल एम समांतर है सी बी के, ये मुझे दिया है, एल एम समांतर दिया है बी सी के। अगर ये समांतर है तो इसका रेशो बराबर होगा ए एम बाई एम बी का रेशो ए एल बाई एल सी के बराबर होगा। ए एम बाई एम बी का जो रेशो है वो बराबर होगा ए एल बाई एल सी के। रीज़न क्या लिखोगे आप, बी पी टी से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। और क्या दिया है, एल एन समांतर दिया सी डी के, एल एन समांतर दिया है सी डी के, ये आपको दिया है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये एल एन सी डी के समांतर है तो ए एल और एल सी का जो रेशो है वो बराबर होगा ए एन और एन डी के। ए एल और एल सी का जो रेशो है वो बराबर होगा ए एन और एन डी के। ये भी हमारा क्या है, बी पी टी से। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को अगर हम देखें ध्यान से तो ए एम बाई एम बी ए एल बाई एल सी के बराबर है, और यहाँ पे ए एल बाई एल सी इसके बराबर है। इसका मतलब ये भी तो बराबर होने चाहिए, समझ में आई, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये भी तो बराबर होंगे, है ना। अब चाहे इसको आप यहाँ पे लिख देते हैं तब कह देते कि लेफ्ट साइड बराबर तो राइट भी होगी, तो वही चीज़ यहाँ पे है ना, बस यहाँ पे आगे पीछे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बस ठीक है, बात तो सेम ही रहेगी। तो समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकता हूँ कि ए एम बाई एम बी, ए एम बाई एम बी बराबर है ए एन बाई एन डी के, है ना। लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे तो ये प्रूफ करना है, हम तो यहाँ पे पहुँचे हैं। अब कैसे करेंगे वो समझो, लॉजिक समझना है इसका। इसको मिटा रहा हूँ भाई मैं, ठीक, इस आकृति को भी मिटाए दूँ, समझ में तो आ गया होगा आपको, बस ये जगह बच जाएगी ना अपने पास, काम कर सकते हैं फिर आप यहाँ पे। देखो मुझे ये मिला है ना अभी, ए एम बाई एम बी बराबर मिला है ए एन बाई एन डी के। अब इस पर काम कैसे करना है वो समझो। मुझे क्या चाहिए, ए एम बाई ए बी, ए एन बाई एन डी के, ए एन बाई ए डी के, ठीक है जी। कैसे करूँगा वो समझते हैं, चलो। देखिए ए एम में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ए एम तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ना ही मुझे ए एन में दिक्कत है, मुझे इनको बदलना है, एम बी और एन डी को। अच्छा, अब एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आपको। अगर रेशो में कहीं आप ऐसा अटक जाएं, है ना, तो जिसको भी बदलना हो ना, उसको आप ऊपर रख लेना। जिसको बदलना हो उसको आप क्या रख लेना, ऊपर रख लेना। आप कहेंगे सर ये तो रट्टा मारना हो गया। रट्टा नहीं मारना है, आप एक बार समझना इस चीज़ को। जो भी बदलना आप एक बार ऊपर रख लेना और उसके बाद सोल्व करना स्टार्ट करना, है ना। तो एक काम करता हूँ, एम बी और एन डी को बदलना है ना, मैं इसको ऊपर रखता हूँ। ऊपर कैसे करूँगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। बताया मैंने आपको, रेसिप्रोकल हो जाएगा। एम बी बाई ए एम लिख दिया और यहाँ पे एन डी बाई ए एन लिख दिया। मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। रीज़न लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसका कोई रीज़न हो, वैसे लिखते तो हिंदी में लिख सकते हैं व्युत्क्रमित करने पर, लेकिन नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। क्यों, क्योंकि मुझे एम बी और एन डी को बदलना था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ एक एक जोड़ूंगा। आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता कि एक एक जोड़ना है। आप समझते जाइए भाई, एक बार समझते जाइए, आपको लास्ट में सारी चीज़ बताऊंगा। हम क्या करेंगे सर, दोनों तरफ एक एक जोड़ देंगे। इस तरफ भी मैं एक जोड़ दूंगा और इस तरफ भी मैं एक जोड़ दूंगा, ठीक है। अब लेते हैं इसका एलसीएम और फिर मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ क्या बना अपना। इसका ले लिया जी एलसीएम। ये हो गया अपना एम बी बाई एम बी प्लस ए एम, और ये कितना हो गया, ए एन एलसीएम आ गया, एन डी बाई ए एन। एम बी और ए एम को जोड़ते हैं। आकृति में देखें, एम बी और ए एम को अपना जोड़ना है। जोड़ेंगे तो क्या बना अपना, ए बी बना।
इसलिए एक जोड़ा था, इसलिए एक जोड़ा था ताकि हमारी जो हमें चाहिए ना वो बन जाए। ठीक है, एम बी और ए एम को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा। एम बी और ए एम को जोड़ोगे तो क्या बन गया, ए बी बन गया। आकृति में हमने देखा, बटे में क्या है, ए एम है, बराबर। एन डी और ए एन को जोड़ा तो क्या बना, एन डी और ए एन को जोड़ा तो क्या बना, पूरा पूरा ए डी बन गया। क्या बन गया, ए डी। और वो मुझे चाहिए, डेनोमिनेटर में चाहिए, कोई बात नहीं, आप उल्टा कर देंगे वापस से, है ना। मुझे यही चाहिए था, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे का फर्क है, कोई बात नहीं, इसको वापस से उल्टा कर दो। पहले भी तो आपने उल्टा किया था, अब वापस से उल्टा कर दो। तो ए एम बाय ए बी बराबर हो गया ए एन बाय ए डी के। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। रीज़न लिख दिया हमने, रीज़न नहीं, हैंस प्रूफ लिख दिया, बस इतनी से एकदम, है ना। अब यहाँ पर आपको रीज़न देना पड़ेगा कि दोनों तरफ एक जोड़ा, दोनों तरफ एक जोड़ा। एक क्यों जोड़ा था पता चला अब आपको, ताकि हम इसका एलसीएम लेकर के जो हमें चाहिए वो बना सकें। और जरूरी नहीं हमेशा एक जोड़ना पड़े, क्या पता एक घटाना भी पड़े, है ना। एक घटाना भी पड़ सकता है, एक जोड़ना भी पड़ सकता है। लेकिन आप दोनों तरफ जोड़ रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इक्वेशन में। भाई 3 और 3 बराबर होते हैं ना, अगर मैं दोनों तरफ एक एक जोड़ूंगा तब भी तो ये बराबर ही रहे। समझ में आ गई, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, वापस समझ लो, मैं यहाँ तक तो पहुँच गया था, मुझे चाहिए था ये। अब मैंने इसके बाद क्या बताया, जिसको बदलना है उसको टॉप प्रायोरिटी पर रखो, उसको सबसे ऊपर रखो, जिसको भी बदलना है। अपने नहीं होता भाई, जिस आदत को बदलना है उसको सबसे ऊपर रखो, वैसे समझ लो बेशक, है ना। तो मुझे एम बी और एन डी को बदलना था, तो मैंने इनको ऊपर ले आया, इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, लिख देता हूँ मैं रीज़न, लेकिन रीज़न नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। क्या कर दिया मैंने, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने पर, ऐसे कह दो, चाहे हिंदी में लिखना चाहते हो तो व्युत्क्रमित करने पर, व्युत्क्रमित, इंग्लिश में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनका रेसिप्रोकल किया ताकि जिसको मुझे बदलना वो ऊपर आ जाए। ठीक है जी, दोनों तरफ एक एक जोड़ा। एक एक क्यों जोड़ा, ताकि हम एलसीएम ले सकें और जो हमें चाहिए वो मिल सके। ये मिल गया हमारा। फिर हमने क्या किया, वापस से रेसिप्रोकल कर दिया। वापस से क्यों रेसिप्रोकल किया, क्योंकि मुझे ये चाहिए था, ये नहीं चाहिए था, इसका रेसिप्रोकल चाहिए था। कोई बात नहीं, रेसिप्रोकल कर दो फिर, इसलिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपका सवाल उठता है, सिर्फ हम बिना रेसिप्रोकल के करते, अगर मैं इसको ऊपर ना लेके जाता तब क्या कोई समस्या आती? तो आप खुद करके देख लो, आप इसका रेसिप्रोकल मत करो, मैंने तो यहाँ पे किया है। आप एक काम करो, आप बिना रेसिप्रोकल के करके देखो। ठीक है, ए एम बाई एम बी में डायरेक्टली एक जोड़ के देखो, ए एम बाई एम बी में आप डायरेक्टली एक जोड़ के देखो, क्या आपका आंसर आता है कि नहीं आता, है ना। आप खुद ट्राई करके देखो कि अगर मैं ये स्टेप ना करता, डायरेक्टली एक एक जोड़ता, तो मुझे लास्ट में क्या मिलता। ठीक है, और फिर आपको पता चल जाएगा कि यार हम रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं। आपको हिंट ज़रूर मिलेगा कि रेसिप्रोकल क्यों करा, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आप एक काम करना, ये वाला तरीका समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से ट्राई कर लेना, इसको समझ में आ जाएगा आपको, है ना। और यही तरीका, यही स्टेप आपको करने पड़ते हैं जब आपको ये रेशो दे रखा हो और इसके अलावा कोई रेशो बनाना हो, इसी रेशो से कोई दूसरा रेशो बनाना हो, तो हम यही स्टेप यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल आएगा, सर हमने रेसिप्रोकल क्यों किया, तो आप एक काम करो, बिना रेसिप्रोकल के इसको सॉल्व करके देखो, दोनों तरफ एक एक जोड़ के देखो बिना रेसिप्रोकल के, आपको लास्ट में क्या मिलता है उसको देखना फिर आप। ठीक है, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को मैं आपको कल करा दूंगा। ठीक है, टाइम भी हो गया आज तो कल करेंगे बाकी उनको, है ना। लेकिन आप इस क्वेश्चन को अपनी तरफ से ट्राई करना, मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल किया ना, आप बिना रेसिप्रोकल के एक एक जोड़ के देखना आपको क्या मिलता है। ठीक है, सो थैंक यू।